पूजा सुबह सुबह साइकिल पर सामान सेट कर रही होती है। ले बहू, पानी की बोतल भी रख ले, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तुझे दिन भर प्यास लगती होगी। जी माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि पानी की बोतल भी लेकर जानी है। तू घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है बहू, सच में तेरी जैसी बहू मिलना किस्मत की बात है। अरे माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई। चलिए अब मैं जाती हूँ, वरना शाम को आते हुए मुझे देर हो जाएगी। इतना कहकर पूजा साइकिल पर बैठती है और गली गली घर की बनी हुई हेल्थी अंडा करी बेचने के लिए घर से निकल जाती है। अंडा करी ले लो, घर की बनी हेल्थी अंडा करी, बढ़िया मसाले की तैयार हुई अंडा करी, एक बार खाओ बार बार आओ, अंडा करी अंडा करी। पूजा की आवाज सुनकर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अरे आ गई तुम, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। जल्दी से 2 प्लेट बढ़िया सी अंडा कड़ी दे दो। हाँ, और मुझे भी 3 प्लेट पैक कर दो। आज दोपहर का खाना तो मैं और मेरा परिवार तुम्हारे हाथों की बनी अंडा करी के साथ ही खाएगा। जी अभी देती हूँ आपको अंडा करी। एक बात तो है, तुम्हारे हाथों की अंडा करी सच में घर की बनी अंडा करी जैसी ही स्वाद देती है। स्वाद तो देगी ही, मैं खुद अपने हाथों से तैयार करके लाती हूँ ये अंडा करी, ताकि सभी को घर की बनी अंडा करी जैसा स्वाद मिल सके। पूजा अपने ग्राहकों को घर की बनी हेल्थी अंडा करी देती है और फिर वापस से साइकिल लेकर आगे की गलियों में अंडा करी बेचने के लिए आवाज लगाने लगती है। शाम तक अपनी सारी अंडा करी बेचने के बाद पूजा घर आती है। ये लीजिए माँ जी, आज की कमाई के पैसे। अरे बहू, इन्हें तू ही रख ले, ये तेरी मेहनत है। पर ससुर जी की दवाई भी तो लेकर आनी है ना, तो इन पैसे से आप दवाई ले आना और बाकी पैसे घर के खर्चे के लिए रख लेना। अच्छा ठीक है, पर मैं तुझे ना कुछ बात बताना चाहती हूँ। जी माँ जी, कहिए क्या बात है। बेटा, तू कमला को तो जानती है ना, वो तेरे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता बता रही थी, तो फिर से तू शादी कर ले। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं फिर से शादी कभी नहीं करूंगी। तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही साइकिल पर घर की बनी हेल्थी अंडा करी बेचकर अपने बूढ़े सास ससुर को संभालती रहेगी? हाँ, संभालती रहूंगी, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद आप लोग मेरी जिम्मेदारी हो और मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए दोबारा इस बारे में बात मत करना माँ जी। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है। पूजा की शादी के 1 साल के अंदर ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद से पूजा गरीबी में अपने सास ससुर का पेट भरने के लिए साइकिल पर हर दिन घर की बनी हुई हेल्थी अंडा करी बेचने का काम किया करती। ऐसे ही जब एक शाम पूजा घर आ रही होती है, तभी रास्ते में अनुज और मनोज नाम के 2 लड़के पूजा का रास्ता रोकते हुए कहते हैं, अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हो साइकिल भगा के? पहले हम दोनों को तो अपनी अंडा कड़ी खिला दो। अभी सारा सामान खत्म हो गया है, आप लोगों को अंडा करी खानी है तो कल का इंतजार करना पड़ेगा। अरे इंतजार तो हम दोनों कर रहे हैं आपका और आपके हाथों की बनी अंडा कड़ी खाने का भी। बस मौका ही नहीं मिल रहा था। आखिर कब तक ऐसे अकेले काम करती रहोगी? हम दोनों हैं तो आपकी मदद करने के लिए हाजिर। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, हट जाओ मेरे आगे से। अरे ऐसे कैसे हट जाएं भाई? इतना सुंदर रूप एक अकेली विधवा के लिए संभालना बहुत मुश्किल है भाई। इसलिए हम दोनों इस हुस्न का पहरेदार बनना चाहते हैं मेरी रानी। उन दोनों की बातें सुनकर पूजा थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो हौसले के साथ अपनी साइकिल के हैंडल को कस के पकड़ती है और अपनी साइकिल से ही पहले मनोज पर और फिर अनुज पर वार करती है और दोनों वहीं गिर जाते हैं। पूजा रफ्तार से साइकिल लेकर वहां से निकल जाती है और घर पहुंचती है। अरे बहू, क्या हो गया? तू इतना घबराई हुई क्यों है? तुझे इतना पसीना क्यों आया हुआ है? कुछ नहीं माँ जी, वो बस आज साइकिल थोड़ी रफ्तार में चला कर लेकर आई हूँ ना, इसलिए। पर क्यों, क्या हुआ? तू इतनी तेज साइकिल चलाकर क्यों उड़ा रही है? कोई तेरे पीछे पड़ा था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, सब कुछ ठीक ठाक है। बस वो मैं घर जल्दी आना चाहती थी, तो इसीलिए साइकिल थोड़ा तेज चला रही थी। अच्छा ठीक है, चल तो फिर हाथ मुंह धो ले और खाना खा लेते हैं हम। सरिता वहां से चली जाती है। इसके बाद सभी लोग बैठकर आराम से खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। अब अक्सर ही मनोज और अनुज पूजा को रास्ते में रोककर उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन पूजा हर बार किसी न किसी तरीके से उन्हें चकमा देकर खुद को बचाकर घर आ जाती। ऐसे ही एक दिन वो अंडा कड़ी बेचने वाली खुद को क्या समझती है?
उसे क्या लगता है वो हर बार हमें चकमा देकर भाग जाएगी? अच्छा, तो हम क्या उसका पीछा छोड़ देंगे? आज तो हम उसे ऐसा पकड़ेंगे ना कि वो सही सलामत अपने घर भी वापस नहीं जा पाएगी। अरे बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा उड़ रही है ना, आज तो उसके सारे पर काट ही देंगे। शाम को पूजा अपने घर लौट रही होती है। तभी मनोज और अनुज रास्ते में बहुत सारी कील बिछा देते हैं और खुद पास में ही छुप जाते हैं। पूजा जैसे ही साइकिल लेकर उस कील भरे रास्ते से गुजरती है तो उसकी साइकिल के दोनों टायर की हवा निकल जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? यहाँ तो कील गिरे हुए हैं, मेरी साइकिल पंचर हो गई, अब मैं क्या करूंगी? अरे करना आपको नहीं है मैडम जी, करेंगे तो अब हम। बहुत दिनों से हमें पागल बनाकर भाग रही थी ना, आज देखते हैं कैसे भागती है। दूर रहो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर पूजा अपने कदमों को पीछे लेने लगती है। अनुज और मनोज जैसे ही पूजा के पास जाने लगते हैं तो पूजा गुस्से में उन दोनों को थप्पड़ मार देती है, जिससे उन्हें और ज्यादा गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू हम पर हाथ उठाएगी? अरे अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। बड़ा शौक है ना तुझे गली गली साइकिल पर सवार होकर अंडा कड़ी बेचने का। अब ना रहेगी तू और ना रहेगी तेरी साइकिल और ना बेच पाएगी अब तू अंडा करी। इतना बोलकर अनुज अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और पूजा के पेट में एक जोरदार वार करता है। पूजा वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहां आ जाते हैं, जो पूजा को पास के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। सरिता को जैसे ही पूजा की खबर मिलती है, वो भागी भागी अस्पताल पहुंचती है। बहू, ये सब कुछ कैसे हो गया? किसने किया तेरे साथ ये सब कुछ? माँ जी, वो दो लोग जो मुझे परेशान कर रहे थे। इतना बोलकर पूजा मनोज और अनुज की सारी बात अपनी सास को बता देती है। बहू, तू पागल है, इतने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था और तूने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। माँ जी, मैं बस ये सोचकर चुप थी कि कहीं अगर आपको मैंने सारी सच्चाई बता दी तो आप मेरी साइकिल पर घर की बनी हेल्थी अंडा करी बेचने का काम ना बंद करवा दी। पर ऐसी बातें छुपाने के लिए नहीं होती। अब तो खुद ही देख ले तेरे साथ क्या हो गया। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए मैं चुप रही। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अपनी बहू की बात सुनने के बाद सरिता तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर सरिता के साथ पूजा से मिलने के लिए अस्पताल में आते हैं और पूजा का बयान लेते हैं। अब पूजा के बयान के बाद इस अनुज और मनोज की तलाश में निकल जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिताली की शादी को 6 महीने का समय बीत चुका था। वो अपने छोटे से घर में अपनी सास ननद और पति के साथ रहा करती थी। उसका पति विकास गांव की राशन की दुकान पर काम किया करता था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। ऐसे में मिताली की ननद सुहानी की शादी को लेकर उसकी सास और उसके पति को हमेशा ही चिंता रहा करती। बेटा, पड़ोसन चंदा अपनी सुहानी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बता रही थी। कह रही थी कि इकलौता बेटा है और अच्छा कमाता भी है। तू कहे तो चंदा से उन्हें अपने घर लाने की बात कह दूं। माँ, अभी सुहानी की शादी के लिए पैसे कहाँ है? आप तो जानती है ना, उसकी पढ़ाई के लिए कितना कर्जा लिया है हमने। अभी तो वो कर्जा भी चुकता नहीं हुआ। अजी, माँ कौन सा अभी ननद जी की शादी कर रही हैं, जो आप इतनी चिंता कर रहे हैं? रिश्ता अगर हम देखने लगेंगे तो शादी होते देर नहीं लगेगी। और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पहले मुझे पैसे जोड़ने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बहन को खुशियों के साथ विदा कर दूंगा। उनकी बातों के बीच सुहानी एक प्लेट में आलू पूरी लेकर वहाँ आती है तो सभी अचानक से शांत हो जाते हैं। इतनी शांति क्यों है? आप लोग ऐसी भी क्या बातें कर रहे थे जो मेरे आते ही चुप हो गए आप लोग? कुछ भी तो नहीं सुहानी, ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या लेकर आई हो प्लेट में? भाभी माँ, आज घर में बस आलू रखे हुए थे तो माँ ने आलू पूरी बना दी, वही परोस कर लाई हूँ भैया के लिए। अरे लाओ लाओ, जल्दी रखो, क्योंकि माँ के हाथ की आलू पूरी खाने के बाद ऐसा लगता है 56 भोग भी फीका है उसके आगे। उसकी बातों पर सभी मुस्कुरा देते हैं और फिर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब बीतते समय के साथ सुहानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। इस बात को लेकर विकास बहुत परेशान रहने लगा था और परेशानी के कारण उसे रात को नींद भी नहीं आया करती।
ये बात मिताली को भी बहुत परेशान करती। एक रोज दोनों सास बहू राशन की दुकान से राशन लेकर आ रही होती हैं। तभी मिताली थैले में कुछ ढूंढने लगती है। क्या हो गया बहू, क्या ढूंढने लगी? माँ जी, लगता है मैं चीनी राशन की दुकान पर ही भूल आई, अभी लेकर आती हूँ। तू भूली नहीं है बहू, वो मैंने ही वापस कर दी थी, पैसे ज्यादा हो रहे थे इसीलिए। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहे हो कि ठीक तरह से राशन लेने के भी पैसे नहीं हैं। दोनों सास बहू आगे बढ़ जाती हैं। तभी उन्हें एक जगह भंडारा होते हुए दिखाई पड़ता है और दोनों वहाँ से आलू पूरी लेकर खाने लगती हैं। वैसे बहू, भंडारे की आलू पूरी की बात ही निराली है। ऐसा स्वाद किसी आलू पूरी में नहीं है जो भंडारे की आलू पूरी में है। ये भंडारा है, वरना तो ऐसी आलू पूरी खाने के लिए लोग पैसे देकर भी खाएं। सही कह रही हो माँ जी, लेकिन आपके हाथों की बनी आलू पूरी भी कुछ कम नहीं होती है। वैसे माँ जी, मैंने सोचा है कि विकास जी की मदद करने के लिए मैं भी कोई काम शुरू करूं। आपको पता है, वो बहुत परेशान रहते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं। उन्हें ननन जी की शादी की चिंता सताती रहती है और मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती ना। मिताली की बात सुनकर रेवती भी सोच में पड़ जाती है और आलू पूरी देखकर वो अपना दिमाग चलाती है। बहू, तू अकेली ही क्यों है? मैं भी तेरे साथ काम करूंगी। मैं कहती हूँ हम मिलकर आलू पूरी बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। सच में माँ जी? हाँ बहू, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो कुछ तो पैसे इकट्ठे हो ही जाएंगे। अब दोनों सास बहू ने ठान लिया था कि वो पैसे कमाने के लिए आलू पूरी बनाकर बेचेंगे और अगले दिन गांव के एक अमीर आदमी से कुछ पैसे उधार लेकर सास बहू दोनों सारा इंतजाम कर लेते हैं और फिर बाजार के चौराहे पर आलू पूरी का ठेला लगाते हैं। आलू पूरी, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए। माँ जी, आपकी आवाज मेरे कानों तक जा नहीं रही। भला लोगों के कानों तक कैसे जाएगी? थोड़ा तेज बोलिए, ऐसे। आलू पूरी, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए। पहला दिन होने के कारण कुछ इक्का दुक्का लोग ही उसकी दुकान पर आते। शाम को दोनों अपना आलू पूरी का ठेला लेकर घर पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि विकास के सर और हाथ पर पट्टी बंधी होती है। ये देखकर दोनों बहुत ही घबरा जाती हैं। ये आपको क्या हो गया है? ये चोटें कैसे लगी आपको? हाँ बेटा, ये सब किसने किया? माँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो राशन की दुकान में कुछ दबंग घुस आए थे, उन्होंने सबको पीटा। वो तो अच्छा हुआ मालिक हमें अस्पताल लेके चले गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। शुभ शुभ बोल बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है। हाँ, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं आप घर पर ही आराम कीजिए। विकास के साथ हुआ हादसा सुनकर तीनों ही डर जाते हैं, जिसके बाद सास बहू मेहनत से रोज आलू पूरी बेचा करते। जहाँ रेवती गर्मा गर्म आलू पूरी बनाया करती, तो वहीं मिताली लोगों को आलू पूरी परोसती। धीरे धीरे सास बहू का आलू पूरी बिजनेस अच्छा चलने लगता है। साथ ही सुहानी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता भी मिल जाता है। एक दिन दोनों सास बहू हमेशा की तरह आलू पूरी बेच रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो आलू पूरी खाते हुए जोर से चिल्लाता है, हे भगवान, कैसे कपटी लोग हैं इस दुनिया में। क्या बात है भाई साहब, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अरे देखो, ये आलू की सब्जी में इतना बड़ा कंकड़ है, वो तो मैंने पहले ही देख लिया। अगर ये मेरे गले में अटक जाता तो मेरी सांसें ही अटक जाती। हे भगवान, ये कंकड़ सब्जी में कैसे पड़ गया बहू? पड़ गया है? जानबूझकर डाला है तुमने। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? इतने समय से हम यहाँ आलू पूरी बेच रहे हैं, भला हम ऐसे क्यों करेंगे? ये तो तुम सास बहू ही जानो, मैं तो यहाँ भूल कर भी नहीं खाने आऊंगा और इस कंकड़ वाली आलू पूरी के मैं पैसे भी नहीं दूंगा। वो आदमी इतना हंगामा करके चला जाता है कि बाकी सभी लोग भी दोनों सास बहू को घूर घूर कर देखने लगते हैं। इस हंगामे के बाद से उनके ग्राहकों की संख्या में भी कमी आ जाती है। आलू पूरी, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए। बहन जी आइए ना, आलू पूरी खाइए। नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ के आलू पूरी नहीं खानी। सुना है तुम लोग कंकड़ पत्थर डालते हो। ना बाबा ना। उस आदमी के चलते तो लोगों ने इधर देखना ही छोड़ दिया। पता नहीं कैसे उस सब्जी में कंकड़ पड़ गया था। नहीं माँ जी, हम इतनी साफ सफाई से आलू पूरी बनाते हैं। और माँ जी,
हम ऐसे हार तो मान नहीं सकते ना, और ना ही अपना काम छोड़ सकते हैं। बस हम गली गली घूमकर आलू पूरी बेचेंगे। मिताली अपने काम में आने वाली मुसीबत से डरती नहीं और फिर जगह जगह घूमकर आलू पूरी बेचना शुरू करती है, जिससे वो अलग अलग इलाकों में जाती है जहाँ के लोग पहली बार उनकी बनाई हुई आलू पूरी खाकर उनकी तारीफ भी करते हैं। तभी एक रोज उन्हें वही आदमी छोले चावल की एक दुकान पर दिख जाता है, जो दुकान वाले की नजर से बचाकर खाने में मिट्टी मिला रहा था। लेकिन मिताली देख लेती है और जब दुकान वाला आदमी उससे पैसे मांगने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी हंगामा कर देता है। मैं तो कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों को मिट्टी वाला खाना खिलाते हो। देखो सभी लोग, इस खाने में मिट्टी है। अरे बहू, कहाँ जा रही है? उस आदमी की नौटंकी का जवाब देने जा रही हूँ माँ जी, जिसकी वजह से हमें ऐसे घूम घूम कर आलू पूरी बेचने पड़ रही है। मिताली वहाँ जाकर उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है और सभी खड़े लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। अरे पागल औरत, मुझे थप्पड़ मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही जैसे तेरी साफ सुथरे खाने में मिट्टी मिलाने की हुई। उस दिन तूने आलू पूरी की सब्जी में ऐसे ही कंकड़ डाला था ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये आदमी एक नंबर का झूठा है। नई दुकान पर जाकर खुद उनके खाने में कुछ मिलावट करके उनको बदनाम करता है। तेरी इस हरकत से कितने लोगों की मेहनत बर्बाद होती है। कभी इस बारे में सोचा है तूने? वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। तभी दुकान वाला और कुछ लोग उसे पकड़कर पुलिस को बुलाते हैं और फिर दुकान वाला मिताली को धन्यवाद कहता है, जिसके बाद मिताली और उसकी सास वापस से बाजार के चौराहे पर अपनी आलू पूरी बेचा करते। उनका बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि वो धूमधाम से सुहानी की शादी भी कर देते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी पटरी पर ले आते हैं। हर काम को करने में कुछ ना कुछ मुसीबत आती है, लेकिन उसकी वजह से अपने हुनर पर शक करके हार मानना ठीक नहीं। जिस तरह इस कहानी में मिताली उस हादसे के बाद हार ना मानते हुए भी अपने काम को जारी रखती है, ठीक वैसे ही हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। दिवाली के दिन जिनमें भाग्यलक्ष्मी की हाइट 5 साल की उम्र से बढ़ ही नहीं रही थी, इसलिए उसके माता पिता उसे लेकर परेशान रहा करते। ऐसे ही एक दिन विनोद अपनी बीवी से कहता है, भाग्या की माँ, अब तुम अपनी बेटी को कुछ काम सिखा दो, वरना इसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। एक तो बोनी है और ऊपर से अगर इसे कोई काम नहीं आया फिर तो इसकी शादी होने से रही। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं भाग्य को पूरा काम सिखा दूंगी और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी, और इसे जो करना चाहे ये वो कर सकती है। अच्छा, अब तुम भाग्या के पढ़ाई लिखाई में भी पैसा बर्बाद करोगी? अरे बेकार में पैसे बर्बाद मत करो, हो सके तो इसकी शादी के लिए कुछ पैसे रख दो और बाकी हमारे भविष्य में काम आएगा। अजी कैसी बात कर रहे हो आप? अपनी बेटी की भलाई सोचने के बदले आप अपना देख रहे हो। हाँ, मैं अपना ही देखूंगा। पता नहीं कौन से पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो ये बोनी मेरे घर में पैदा हो गई। अगर आपको लगता है कि भाग्य के पैदा होने से हमारी किस्मत खराब हो गई है तो आप बोल दो, और अगर आपका मन हो आप हम माँ बेटी को त्याग सकते हो और जा सकते हो। कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। वाह अनीता, अपनी बोनी बेटी के लिए अपने पति को ठुकरा रही हो तुम। देख लेना, बहुत पछताओगी एक दिन तुम। कोई बात नहीं, अगर जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं पछता रही हूँ उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भले ही मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करूंगी जो मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोले या उल्टा सीधा सोचे। ठीक है, फिर आज से क्या अभी से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म करता हूँ मैं। ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानती हो। विनोद अपनी बातें पूरी करते ही सारे रिश्ते नाते तोड़कर घर से निकल जाता है और अब अनीता अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहती है। वक्त गुजरते के साथ भाग्य लक्ष्मी भी खाना बनाने में, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई। ऐसे ही एक दिन भाग्य अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरी लंबाई इतनी छोटी क्यों है और लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है अपनी ऐसी हालत के लिए। काश आप मुझे जन्म ही ना देती तो अच्छा होता। खबरदार, दोबारा ऐसी बात की तो
क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? देख भाग्य, मैंने बहुत मेहनत की है तुझे इस जगह पर पहुंचाने के लिए, और तू है कि बस कुछ लोगों की वजह से अपनी उम्मीद छोड़ रही है। लेकिन माँ, मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई, उनको नौकरी भी मिल गई, लेकिन मुझे ना नौकरी मिलेगी और ना ही मेरे लिए कोई बना है जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। दिल छोटा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हर किसी के लिए जीवन साथी भेजा है, बस कुछ वक्त लगेगा पर मिलेगा जरूर। माँ बेटी बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके घर भाग्य लक्ष्मी के लिए एक रिश्ता आता है जो उसकी ही तरह बोना था। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और भाग्य लक्ष्मी की शादी कार्तिक नाम के लड़के से हो जाती है। कार्तिक के घर में उसकी माँ, भैया और भाभी रहते थे। एक सुबह रूपा अपनी देवरानी का मजाक बनाते हुए कहती है, अरे भाग्या, तुम्हारा कद इतना छोटा है कि तुम ठीक से चूल्हे तक नहीं पहुंच सकती। वाह, क्या बहू लेकर आई है माँ जी, बोनी बहू। दीदी, मुझे अपने घर में जमीन के चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। आप मुझे कुछ ऊंची चीज लाकर दे दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ता बना सकूं। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम हो ही इतनी सी, क्या तुम बना लोगे इतने लोगों का खाना? अरे क्या हुआ, इतना शोर किस बात का हो रहा है? और भाग्य बहू, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? अब क्या नाश्ता कल देगी? अरे माँ जी, आपकी बोनी बहू चूल्हे तक तो पहुँच नहीं पा रही है, इसीलिए अभी तक कुछ बन नहीं पाया। बस इतनी सी बात, रुक, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। ले, इस पर चढ़कर नाश्ता बना, बहुत भूख लग रही है। वाह माँ जी, बहुत बढ़िया, क्या उपाय निकाला है आपने। अब बनाएगी आपकी बहू खाना, मैं तो चली अब। भाग्य लक्ष्मी की जेठानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नखरे तो बाप रे बाप, इसलिए उसकी सास भी उसे पसंद करती थी। बेचारी भाग्य लक्ष्मी बिना कुछ बोले पूरा नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती और सभी नाश्ता खा रहे होते हैं। तभी रूपा नाश्ता देखकर कहती है, ये क्या डोसा? इतनी सुबह सवेरे कौन खाता है नाश्ते में? मुझे तो कुछ हेल्दी चाहिए, वरना मैं ये नाश्ता नहीं खाने वाली। अरे क्या हो गया? अरे एक बार खाकर तो देख, कभी कभी अलग भी खाना खा लेना चाहिए। वैसे भी आज पहली बार बनाया है इसने, तो खा ले। क्या बात करती हो माँ जी, और इतना ऑयली खाना खाऊं? अगर मेरी खूबसूरती में कोई खराबी आ गई तब मैं क्या करूँगी? सुनो भाग्या, मेरे लिए गार्लिक टोस्ट बना दो, आता तो है ना? जी मैं बना दूंगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। भाग्य लक्ष्मी ब्रेड निकालकर गार्लिक टोस्ट बनाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर कार्तिक आता है और कहता है, अरे भाग्या, बहुत बढ़िया और मजेदार डोसा बनाया तुमने, खाकर तो मजा आ गया। सच में तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। अरे बड़ी बहू, खाकर तो देख डोसा, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ऐसा डोसा कहीं भी नहीं खाया है मैंने। बनाया तो बहुत अच्छा है। भाग्या, मेरे लिए कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही डोसा खाने वाली हूँ। रूपा बहू, उसे बोल दे दोपहर का भी खाना बना ले और घर का सारा काम कर दे। मेरी बड़ी बहू को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए तो कार्तिक की शादी मैंने इस बौनी से करवाया है। बेचारी भाग्या, इसका तो पति भी कुछ नहीं कमाता, आखिरकार बोना पति क्या काम करेगा? दिवाली आ रही है, इसका पति इसे क्या देगा दिवाली में? मैं तो साफ मना कर दूंगी आपके बड़े बेटे को इनको पैसे देने से। अरे हाँ, मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, क्यों इन पर पैसे लुटाने के लिए? ना बाबा ना, मैं भी साफ मना कर दूंगी अपने बेटे को। तो ये दोनों क्या करेंगे दिवाली में? अब तो बस 2 महीने ही रह गए हैं दिवाली को। अगर कोई काम करते हैं तो ठीक है, वरना ये अपना अपना सोच ले। अब तक एक का खर्चा उठा रहे थे हम, और अब एक और आकर बैठ गई। हाँ, ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो ये मेरे घर मेरी कोख से पैदा हो गया। इसकी शादी तो कर दी, लेकिन अब मुझसे इन दोनों के खर्च उठाए नहीं जाएंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और अब रूपा भाग्य लक्ष्मी और कार्तिक को घर से निकालने की साजिश कर रही थी। जब भाग्य लक्ष्मी की पहली दिवाली थी, तब उसी वक्त
रूपा उन दोनों को घर से निकाल देती है और बोनी बहू की दिवाली पूजा बिना किए ही रह जाती है। तभी कार्तिक उदास होकर कहता है, भाग्या, तुम कितनी बदकिस्मत हो। आज तुम्हारी पहली दीपावली थी और आज ही हमें घर से निकाल दिया। और तुम्हारी शादी भी ऐसे इंसान से हुई है जो ना कोई काम करता है और ना पढ़ा लिखा है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जब तक आप मेरे साथ हो मेरी दिवाली पूजा जैसी है। अब तो मैं अपना घर बनाऊंगी, तब जाकर दिवाली पूजा करूंगी। वो कैसे होगा? ना तो कोई नौकरी है हमारे पास और ना ही कुछ खाने पीने के लिए पैसे। मेरे पास कुछ गहने हैं जो माँ ने मुझे शादी के वक्त दिए थे। उसे बेचकर हम एक खाने का ठेला खोलते हैं। वैसे भी अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही। ठीक है, फिर ना हम यही करते हैं। और तुम्हें पता है, तुम ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो। जो भी तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा ना, वो बार बार आएगा। दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं और वक्त के साथ उनका ढाबा भी चलने लगता है। धीरे धीरे भाग्य लक्ष्मी ने अब अपना घर भी ले लिया था और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन भाग्य लक्ष्मी और कार्तिक अपने ढाबे में काम कर रहे होते हैं। तभी उनको उनकी फैमिली गरीबी की हालत में रास्ते से जाती हुई दिखाई देती है और दोनों पति पत्नी उन्हें अपने पास बुलाकर कहते हैं, माँ, क्या हुआ आप लोगों को? क्या बताऊं बेटा, तेरा बड़ा भाई जुए में घर हार कर जेल चला गया और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। कोई बात नहीं माँ जी, हम हैं ना। अब आप हमारे साथ रहिए, हम सब मिलकर रहेंगे। आप जेठानी जी, आप भी हमारे साथ रहिए। मुझे माफ कर दो भाग्या, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने सब कुछ भूल कर मुझे अपना लिया। सभी लोग एक साथ रहने लगे और साथ मिलकर काम करने लगे। वक्त बीतता गया और आज पहली बार बोनी बहू की दिवाली पूजा सह परिवार होती है। तभी भाग्य लक्ष्मी कहती है, अब जाकर आज मेरी दिवाली की पूजा सफल हुई है। दिवाली की पूजा तो मैंने कई बार की है, लेकिन आज मेरी जाकर पूजा सह परिवार हुई है। सही बात कह रही हो, आज जाकर हमारी बोनी बहू की दिवाली पूजा पूरी हुई।